आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीए के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। इसका पार्ट 1 जो है वो पहले ही बन चुका है, यानी कि बीए के साथ साथ यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसका पार्ट 1 यानी कि पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए उस वीडियो में हमने क्या बताया है कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है कैसे होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, और हमने बात किया था कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ने चाहिए, करंट अफेयर कैसे पढ़ने चाहिए, पूरे डिटेल में हमने बात किया था। अब देखिए इसका पार्ट ये 2 है। अब इसमें हम क्या बात करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और ये करंट अफेयर कैसे पढ़े, करंट अफेयर का नोट्स कैसे बनाए, करंट अफेयर कहां से पढ़े, और जो नोट्स बनाए वो कम जगह में कैसे बनाए, उसमें डायग्राम कैसे बनाए, उसमें चार्ट कैसे बनाए। मैं अपना नोट्स दिखाऊंगा कि मैं अपना नोट्स कैसे बनाता हूँ, डायग्राम चार्ट कैसे बनाता हूँ, पूरा डिटेल में मैं दिखाऊंगा। उसके बाद कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे बुक्स पढ़नी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूरा डिटेल में हम इसमें बात करेंगे। तो इसको आप अंत तक देखते रहिए। और देखिए बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका आदत होती है कि वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, यानी कि आगे कर करके देखते हैं कि आगे वीडियो में क्या है, आगे करके देखिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर इतना तो धैर्य होना चाहिए कि आपको रणनीति बताया जा रहा है तो आप इसको अंत तक देखें, पूरा देखें। यूपीएससी की तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, यानी किसी भी बात को आपको समझना और सुनना, ध्यान से सुनना और समझना चाहिए अगर यूपीएससी के बारे में बताया जा रहा है तो। और एक बात समझिए कि एक युद्ध को जीतने के लिए कुशल योद्धा होने के साथ साथ आपको रणनीति, एक परफेक्ट रणनीति की भी जरूरत पड़ती है। जैसे इतना बड़ा जो मौर्य वंश स्थापित हुआ उसमें चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल योद्धा थे, तभी एक कुशल योद्धा थे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो थे, उनकी रणनीति दोनों जब संयुक्त रूप से मिला तभी इतना बड़ा साम्राज्य का स्थापना हो पाया। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रणनीति की बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो चलिए इसको अंत तक देखते रहिए, पूरा इसमें डिटेल में समझेंगे। तो ये हम बात करें यूपीएससी का, आपको पता भी होगा अगर पार्ट 1 देखे होंगे तो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो 3 फेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस जो होता है सब्जेक्टिव होता है, और इंटरव्यू में आपसे सामने सामने सवाल पूछा जाता है। अब देखिए प्रीलिम्स मेंस तो समझ लिए, प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव, मेंस सब्जेक्टिव होता है। अब इंटरव्यू में आपसे सामने सामने सवाल पूछा जाता है, आपके बारे में पूछा जाता है। और एक बात, आप जो ग्रेजुएशन किए रहते हैं तो ग्रेजुएशन का जो मेन सब्जेक्ट होता है, यानी कि मान लीजिए जो ऑनर्स पेपर होता है उससे सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गहराई में उससे सवाल पूछा जाता है। इतना बात को ध्यान रखना है कि यूपीएससी के साथ साथ आप बीए के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप आर्ट्स लिए हो, साइंस लिए हो या कॉमर्स से हो, किसी से भी हो, तो आप उसका जो मेन सब्जेक्ट होता है, आपने जो ऑनर्स पेपर लिया हुआ है उस ऑनर्स पेपर को पूरा गहराई से आपको पढ़ना है। क्योंकि जो इंटरव्यू में अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं कहां से पूछा जाता है, आपके ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता है। तो इतना बात ध्यान रखना है कि इसके साथ साथ जो ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के जो मेन सब्जेक्ट है, आपके ऑनर्स पेपर है, उसको बहुत ही विस्तार से पढ़ना और समझना है। और एक बात कि ग्रेजुएशन में अगर आपको अच्छे मार्क्स आते हैं तो इंटरव्यू में अगर अच्छे मार्क्स इंटरव्यूअर को लगता है कि आपका अच्छा मार्क्स है तो उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखिए ऐसे मार्क्स से कोई बात नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर अच्छा मार्क्स रहेगा तो वो क्या सोचेंगे कि पढ़ने वाला ये जो बच्चा है वो पढ़ने वाला बच्चा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ग्रेजुएशन पास करने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर रट रट कर याद कर लेते हैं और उसको गहराई से नहीं समझते हैं। तो वही इंटरव्यू में जाने पर क्या होता है, इंटरव्यू को अलग से तैयारी करना पड़ जाता है उन लोगों को। इसीलिए अभी से ही तैयारी कीजिए, आप अपना ग्रेजुएशन वाला जो सब्जेक्ट है उसको क्या कीजिए, अच्छा से पढ़िए। तो चलिए आप बात करते हैं, हमने पार्ट 1 में बात किया था क्या कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए, यानी कि एनसीईआरटी के बारे में, यानी 6 से 12 तक कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो हमें लगता होगा कि आप सबने एनसीईआरटी पढ़ लिया होगा, 6 से मतलब 6 क्लास से 12th क्लास तक। एनसीईआरटी का मतलब होता है सरकारी किताब, आपने सरकारी किताब पढ़ लिया होगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, ये सब, और इकोनॉमी का भी पढ़ लिया होगा आपने, ये सब एनसीईआरटी पढ़ लिया होगा। उसके बाद हमने कहा था सिलेबस, आपको बारीकी से सिलेबस को समझना है, जो कि पार्ट 1 में भी हमने बताया बारीकी सिलेबस को समझने के लिए, और सिलेबस भी बताया तो वो भी आपने देख लिया होगा। और आपको हमने बताया था कि एनसीईआरटी 10th, 11th और 12th ये 3 को जो एनसीईआरटी है, जो सब्जेक्ट का एनसीईआरटी है, इन सबका नोट बनाने के लिए भी हमने कहा था। तो देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि 3 क्लास का हम नोट क्या बनाए, 10 क्लास, 11 और 12 ये क्लास का हम नोट क्यों बनाते। देखिए ये आपको बहुत ही मदद करता है, मेंस का जो एग्जाम होता है ना उसमें आंसर राइटिंग करने में, आपको पढ़ने में और सब्जेक्ट को समझने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये इतना आपने कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद अब बताते हैं अब क्या करना है। सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, इस एग्जाम को पहले समझना पड़ता है कि ये एग्जाम क्या है, कैसे तैयारी शुरू करते हैं जब शुरू में तो उसको समझना पड़ता है, बारीकी से समझना पड़ता है कि इस एग्जाम क्या है। तो सबसे बेहतर तरीका इस एग्जाम को समझने के लिए, सबसे बेहतर तरीका, जो टॉपर्स होते हैं ना इस एग्जाम के टॉपर्स होते हैं, उन टॉपर्स का इंटरव्यू देखिए।
अब टॉपर्स का इंटरव्यू, सबसे पहले काम है टॉपर्स का इंटरव्यू देखना है। तो टॉपर्स का जो इंटरव्यू देखिएगा, जो टॉपर्स होंगे वो इंटरव्यू देखिएगा, कई तरह से इंटरव्यू होता है। पहला एक मॉक इंटरव्यू होता है जो उनसे सवाल पूछा जाता है, जैसे ये यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है ठीक वैसे ही अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग जो संस्था है वो सब इंटरव्यू लेती है और उस टॉपर का पहले प्रैक्टिस होता है, इंटरव्यू का प्रैक्टिस करते हैं वो टॉपर। तो पहले इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो इंटरव्यू भी मौजूद होते हैं यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा, बहुत सारे टॉपर का इंटरव्यू है। और उसके बाद टॉपर जब पत्रकारों से बातचीत करते हैं तो वो भी इंटरव्यू एक हो जाता है उनका। और भी टॉपर जब कहीं पर भी सभा को कोई संबोधित कर रहे होते हैं या बच्चों से जब बातचीत कर रहे होते तो वो भी हो गया। तो ये 3-4 को जो होता है वो टॉपर्स का कम से कम 15 से 20 इंटरव्यू देखना अलग अलग टॉपर का। आपको अलग अलग टॉपर क्या बता रहा है, क्योंकि सबसे इस एग्जाम के लिए सबसे बेहतर कौन बता सकते हैं, टॉपर्स ही बता सकते हैं कि क्या क्या कठिनाई आती है, क्या समस्या आता है। देखिए जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं, बहुत अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन टॉपर्स और बेहतर बता सकते हैं आपको। तो सबसे पहले जो करना है टॉपर्स का इंटरव्यू देखना है कि टॉपर्स बोल क्या रहे हैं, इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, बारीकियों को समझना है। यानी टॉपर्स की बातों को ध्यान से, और जो भी आप वीडियो टॉपर्स का देख रहे हैं ना, मान लीजिए 15-20 को वीडियो देख लिए, उसको 2 बार 3 बार 4 बार देखिए उस वीडियो को। आप कहिएगा 4 बार हम क्यों देखें उस वीडियो को, 2 बार 3 बार 4 बार क्यों देखें? इसलिए देखें कि उस एक बार में तो आपको ऐसे ही पार हो जाएगा वो वीडियो कि क्या है क्या नहीं है, ज्यादा नहीं समझ में आएगा। लेकिन वही 2 बार 3 बार 4 बार जब देखिएगा, एक एक बारीकियों को आपको समझ में आने लगेगा। ये एग्जाम कैसा है, प्रीलिम्स में क्या दिक्कत होता है, मेंस में क्या दिक्कत होता है, जो प्रीलिम्स में कैसे कैसे पढ़ाई करनी होती है, क्या क्या समस्याएं आती है, मेंस में क्या क्या समस्याएं आती है। क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस किस बात पर करना है, समस्या पर फोकस करना है कि इसमें कौन कौन सी समस्या आती है। अगर समस्या से आप सामना हो गया समस्या से, तो फिर एग्जाम को पास करने में क्या दिक्कत है। तो वही ये बात का ध्यान रखना है कि टॉपर्स का इंटरव्यू देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चलिए टॉपर्स का आप इंटरव्यू देख लिए, बढ़िया समझिए, पहले सिलेबस आपने देखा, फिर टॉपर्स का इंटरव्यू देखा, बढ़िया समझिए सब चीज। चलिए अब बात करते हैं हम करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर आप कैसे पढ़ेंगे, करंट अफेयर जो है वो आप कैसे पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे। तो देखिए करंट अफेयर पढ़ने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका, आप इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से, 2 वेबसाइट का हम नाम बताते हैं, दोनों वेबसाइट काफी अच्छा, आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो। तो वेबसाइट मैंने देखा, उन वेबसाइटों को बहुत अच्छा से देखा है, दोनों वेबसाइट को, तो बहुत अच्छा है दोनों वेबसाइट। पहला है इनसाइट ऑन इंडिया, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में करंट अफेयर आता है। हिंदी मीडियम से हो आप या इंग्लिश मीडियम से, और दोनों बेहतरीन होता है। आप इनसाइट और इंडिया के वेबसाइट पर जाइए और वहां पर देखिए। और दूसरा है दृष्टि का वेबसाइट, दूसरा क्या है, दृष्टि का वेबसाइट, आप दृष्टि IAS का वेबसाइट, यानी कि आप गूगल पर सर्च करेंगे दृष्टि IAS, बस आ जाएगा। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम, वहां पर भी करंट अफेयर दिया जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है करंट अफेयर दोनों जगह का। या आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में ज्यादा समय लगता है, क्यों, यहाँ पर फ्री में भी मिल जाता है और बहुत अच्छा से जो आपको काम लायक चीजें होती है ना, वही सब काम लायक चीजें। न्यूज़पेपर खरीदिएगा, पैसा भी लगेगा, खरीदना है तो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन ढंग से आपको बताया जाता है। और ये भी बता दिया जाता है कि ये GS पेपर 1 के लिए, GS पेपर 2 मेंस में होता है ना, GS 4 गो GS का पेपर होता है, तो पेपर 1 के लिए कि पेपर 2 पेपर 3 ये सब उसमें बताया रहता है करंट अफेयर में पूरा बढ़िया से, ये कौन कौन सी पेपर में ये काम आएगा आपको। तो ये आपको 2 वेबसाइट का नाम बता दिए करंट अफेयर। अब बताते हैं कि आपको करंट अफेयर में नोट्स कैसे बनाइएगा, पहले पढ़िए कैसे। देखिए आपको पहले कम से कम तो एक बार बढ़िया से विस्तार से आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है कि आज का करंट अफेयर क्या है, आज वाला न्यूज क्या है। तो हर रोज का काम है ना, आप किसी एक भी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, दोनों वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, अगर समय है तो क्या कर सकते हैं, दोनों वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, तो एक वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये पहले एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आपको नोट्स बनाना है। नोट्स कैसे बनाना है कि मुख्य बातें जो है उसको नोट्स बनाना है, और एक बात, मुख्य बातों को नोट्स बनाना जो आपको लगता है कि याद नहीं रहेगा। और देखिए चार्ट के माध्यम से बनाना है, और कम जगह में बनाना है ना कि आप दोबारा उसको रिवीजन कर सके। कम जगह में आपको क्या करना है, बनाना है कि दोबारा रिवीजन कर दो। देखिए ये मेरा नोट्स है, मैं देखिए मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ, देखिए मेरा नोट्स है, ये मेरा नोट्स है। तो देखिए ये कैसे इसमें ये जो बनाया गया है, आपको चार्ट कैसे बनाया गया, और देखिए कैसे तीर के निशान से दिखाया गया है कि ये कैसे कैसे इसको, ये कहाँ से रिलेटेड है, ये सब बताया गया है। तो ऐसे ही आपको, और एक बात समझिए, आप सोचिएगा कि एक ही दिन में आपका पूरा आपको अच्छा से नोट्स बनाने आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे मेहनत करने पर, प्रैक्टिस करने पर धीरे धीरे आपको नोट्स बनाने आ जाएगा, बेहतरीन नोट्स आप भी क्या करने लगेंगे, बनाने लगेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये चार्ट डायग्राम जरूर बनाना है। क्यों? क्योंकि ये चार्ट और डायग्राम आपको मेंस में जब लिखते हैं ना, आंसर राइटिंग करते हैं मेंस का ना, तो उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है। मेंस वाला आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब तीसरा नंबर बात करते हैं। अब तीसरा नंबर क्या है हमारा, तीसरा नंबर प्रीवियस ईयर पेपर।
प्रीवियस ईयर पेपर को क्या करना होता है, अब देखना होता है। अब प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ देखेंगे, प्रीवियस ईयर देखिए, दो गो महत्वपूर्ण होता है, एक सिलेबस तो पहले ही बता दिया, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर। तभी ना आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा रहा है, क्या हो रहा है, और बारीकी से उसको समझना होता है। तो देखिए प्रीवियस ईयर पेपर आप कैसे देखेंगे, दो गो तरीका है। एक तो आप किताब खरीद सकते हैं, जो कि किताब आता है, प्रीवियस ईयर पेपर का किताब आता है, तो किताब खरीद सकते हैं। नहीं तो आपको अभी ही देखना है, अभी पूरा बढ़िया से देखना है, हर साल का आपको देखना है। तो देखिए क्या करना है, दृष्टि का वेबसाइट है, दृष्टि IAS का, जो कभी करंट अफेयर वाला बताया, उसी वेबसाइट पर है, प्रीवियस ईयर पेपर्स है, वहां से आपको मिल जाएगा ये प्रीवियस ईयर पेपर। नहीं तो बुक भी खरीद सकते हैं। देखिए बुक खरीदने से फायदा ये होता है ना, उसमें आंसर भी दिया रहता है, आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन का इसका आंसर क्या है, कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा, क्या होगा, पूरा विस्तार से आपको समझ में आ जाता है। तो आप इसके लिए एक बुक भी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये अब इस एग्जाम में कौन कौन सी बुक्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिलेबस हमने पहले ही बता दिया बुक्स की कौन कौन सी जरूरत पड़ती है। तो बुक्स के लिए सबसे पहले बुक्स देखा जाता है हिस्ट्री का बुक। अब हिस्ट्री का बुक्स के लिए कौन कौन सी बुक की जरूरत पड़ती है, हिस्ट्री आपको पता है 3 पार्ट में होता है। हिस्ट्री कौन सा 3 पार्ट में होता है, 3 नहीं एक और पार्ट जोड़ लीजिए, 4 पार्ट होता है। भारतीय इतिहास 3 पार्ट में, एक विश्व इतिहास चौथा पार्ट हो जाएगा, चौथा इसका पार्ट हो जाएगा। तो पहला बात कि प्रारंभिक बोल रहे हैं, ये प्राचीन इतिहास के लिए कौन सा बुक ले। प्राचीन इतिहास के लिए एक उपेंद्र सिंह का बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है, उपेंद्र सिंह वाला बहुत अच्छा बुक है। या RS शर्मा का जो बुक आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, RS शर्मा का जो बुक होता है वो भी आप ले सकते हैं, प्रारंभिक यानी कि प्राचीन इतिहास के लिए। दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास के लिए ये बिपिन चंद्रा का हो गया। या NCERT भी, NCERT तो बताए ही, NCERT अगर 6 से आप 12 तक NCERT पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारा जानकारी मिल जाता है मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए, बिपिन चंद्रा का बुक खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसका, ये आधुनिक इतिहास की बात करें, भारत का आधुनिक इतिहास, तो इसके लिए स्पेक्ट्रम का बुक आता है। या और भी आप बुक देख सकते हैं, बहुत सारा बुक तो बहुत सारा आता है। तो स्पेक्ट्रम का बुक हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियमों में आता है। तो ये हो गया। अब एक विश्व इतिहास के लिए, तो विश्व इतिहास के लिए आप कोई भी बहुत सारे लेखकों का बुक आता है, एक अर्जुन देव का बुक आता है विश्व इतिहास के लिए, तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं विश्व इतिहास के लिए। तो इतिहास का बुक हो गया, यानी कि हिस्ट्री का बुक आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पॉलिटी के लिए। और एक और बात, ये जितने भी बुक बता रहे हैं ना, आपको ये देखना है सामने सामने इस बुक का ना, कि बुक कैसा है, क्या है। इस बुक का जो रिव्यू का मतलब अगर आपको देखना होगा तो आप बोलिएगा, मैं इस सब बुक को दिखाऊंगा, जितने भी बुक बताऊंगा ना अभी, ये सब आपको सामने सामने बुक लाकर दिखाऊंगा। ये बुक कैसा है, इसमें कैसे कैसे लिखा गया है, क्या किया गया है, सब बुक को लेकर दिखाऊंगा। बस आप कमेंट कीजिएगा हाँ बुक दिखाइए, ये मैं पूरा बुक को आपको क्या करूंगा, दिखाऊंगा, सामने लेकर दिखाऊंगा, ये जितना भी बुक्स का नाम मैं बता रहा हूँ। अब देखिए पॉलिटी के लिए बात करें तो लक्ष्मीकांत का हो गया, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का बुक आता है, ध्यान रखिएगा, बस यही। और NCERT और करंट अफेयर भी, पॉलिटी के जो करंट अफेयर भी है, पॉलिटी में करंट अफेयर भी महत्वपूर्ण होता है। तो पॉलिटी यानी कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गए। आगे बढ़ते हैं, जियोग्राफी की बात करते हैं। तो जियोग्राफी में देखिए 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई द्वीप के बारे में पूछा जाएगा, ज्वालामुखी के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ है, या उसके आसपास के क्षेत्र पूछ लिए जाएंगे। तो आसपास की, इसके लिए आपके पास एटलस होना जरूरी है। और एटलस यानी कि किताब के, देखिए अब किताब आता है, उसमें पूरा मानचित्र दिया रहता है, विश्व का मानचित्र दिया रहता है, भारत का मानचित्र दिया रहता है, भारत का अलग अलग राज्यों का मानचित्र दिया रहता है, और अलग अलग जैसे मैदानी क्षेत्र है उसके लिए अलग मानचित्र है, और मैदानी क्षेत्र के बाद उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र अलग मानचित्र है, मानसून के लिए अलग मानचित्र है। उसी में सब वो एक ही किताब में दिया रहता है, स्टूडेंट एटलस उसका नाम है, एक ही किताब होता है, उसमें सब अलग अलग दिया रहता है। और उसके बाद मतलब बहुत सारा अलग अलग इतिहास का भी उसमें मानचित्र दिया रहता है, कि मौर्य वंश के समय कहाँ कहाँ उसका विस्तार, सब मौर्य वंश का अलग अलग समय में अलग अलग उसमें सब कुछ दिया रहता है। और एक बात अलग से भी, आप भारत का मानचित्र बड़ा वाला मैप देखा है ना, भारत का मानचित्र खरीद सकते हैं, यानी कि इंडियन मैप खरीद सकते हैं, और वर्ल्ड मैप खरीद सकते हैं, विश्व का मानचित्र भी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और भूगोल के लिए भारत का भूगोल का भी बहुत सारा बुक आता है, एक दृष्टि पब्लिकेशन का बुक आता है भारत का भूगोल के लिए, और भी बहुत सारा आप भारत के भूगोल का बुक आता है, आप खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छा भारत का भूगोल दिया हुआ है, तो उसमें भी पढ़ सकते हैं आप। एनसीईआरटी किताब बोलबे किया है 6 से लेकर यानी कि क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी का बुक, वो जियोग्राफी के लिए। और उसके बाद ज्वालामुखी के बारे में बहुत सारा पूछा जाता है, ज्वालामुखी के बारे में। तो करंट अफेयर में अगर ज्वालामुखी आता है, मान लीजिए कोई नया ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ, या फिर से जो ज्वालामुखी शांत था वो फिर अशांत हो गया, फिर से दोबारा से ज्वालामुखी उत्पन्न होने लगा, यानी सक्रिय हो गया, वो सक्रिय हो गया है फिर से ज्वालामुखी, तो उसके बारे में भी करंट अफेयर में आता है, तो आप पढ़ सकते हैं।
उसके बाद जियोग्राफी के बाद बात करते हैं हम इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी के लिए करंट अफेयर है, और आप 6 से जो 12 तक बुक बताए हैं एनसीईआरटी का, वो भी बहुत अच्छा काम में आता है। या इकोनॉमी के लिए आप अलग अलग प्रकाशन का बुक भी आता है, बुक भी खरीद सकते हो, कोई भी प्रकाशन का बुक खरीद सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट दिया हुआ है, परफेक्ट कोई नहीं है। आप कोई भी इकोनॉमी के लिए बुक क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब उसके बाद इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या आता है। तो इन्वायरमेंट की बात करते थे, एक शंकर आईएएस का बुक आता है, और एनसीईआरटी भी दिया रहता है। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें भी इन्वायरमेंट है। और ये शंकर आईएएस का बुक जो कि इंग्लिश मीडियम में भी आता है। और अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो आप दृष्टि पब्लिकेशन का खरीद सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। आर्ट एंड कल्चर का बुक भी आता है, नितिन सिंघानिया का बुक आता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आता है। और उसके बाद दृष्टि पब्लिकेशन का भी हिंदी मीडियम में आता है बुक। तो आप वो भी बुक क्या कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर का बुक खरीद सकते हैं। उसके बाद देखिए, और उसके बाद अगर साइंस और टेक के बारे में बात करें, हम साइंस और टेक के बारे में बात करें तो साइंस और टेक का जो करंट अफेयर से ही हो जाता है। साइंस और टेक है, नहीं तो बुक खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, बहुत सारे प्रकाशन का बुक्स आता है। तो ये सब बुक्स को अगर सामने आपको देखना है कि हम दिखाएं उस सब बुक्स को, एक एक करके बुक्स दिखाएं, तो आप कमेंट कीजिए, हम सब बुक्स को दिखाएंगे कि ये बुक्स कैसा है, क्या है, इसमें लिखावट क्या है। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अगला पार्ट 3 अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 3 बनाए, हम बुक्स दिखाएं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ ये सब बुक्स दिखाइए हमको। तो ये सब बुक्स हम दिखाएंगे, पार्ट 3 इसका हम बनाएंगे। हमें लगता है कि सब कुछ आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।